आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो मॉडर्न डेटा आर्किटेक्चर और एआई के बीच की लकीर को पूरी तरह से मिटा रहा है। बिल्कुल। मतलब हम एआई और डेटाबेस के जो एकदम नए इंटीग्रेशंस हो रहे हैं ना, हाँ। उन पे चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे पास दो बहुत ही बेहतरीन सोर्सेज हैं। पहला है कैसेंड्रा रीइमेजिन्ड नाम का एक लेख जो अपाचे कैसेंड्रा के आर्किटेक्चर में आए नए बदलावों पर है। हाँ, और दूसरा सोर्स डेटा स्टैक्स डेवलपर्स का एक बहुत ही शानदार यूट्यूब वीडियो है जिसका शीर्षक है ऑप्टिमाइजिंग ट्रकिंग रूट्स। सही कहा। तो इस चर्चा का हमारा मुख्य मिशन ये डिकोड करना है कि कैसे वेक्टर सर्च तकनीक सिर्फ टेक्स्ट या इमेजेस ढूंढने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये लॉजिस्टिक्स जैसी जटिल समस्याओं को डेटाबेस के अंदर ही सुलझा रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जो पुराने कीवर्ड मैच वाले सर्च थे, वो जमाना पुराना हो गया। कल्पना कीजिए एक 30 टन के सेमी ट्रक की। एक बहुत ही भारी भरकम ट्रक। हाँ, और वो ट्रक हाईवे के एक बहुत ही जटिल नेटवर्क में एक तरह की भूल भुलैया में फंसा है। अब ये कोई आम कार तो है नहीं कि हम कहीं से भी यू टर्न ले लें। बिल्कुल नहीं। ऐसे ट्रक के लिए गलत मोड़ का मतलब है बहुत सारा समय और ईंधन बर्बाद होना। एकदम सही। तो इसके लिए सबसे सही और कम ईंधन खर्च करने वाला रास्ता निकालना एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज है। इसे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का एक व्यावहारिक रूप कह सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इसका समाधान अब किसी अलग एआई इंजन में नहीं, बल्कि सीधे डेटाबेस के अंदर हो रहा है। और यही स्थिति मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक को दर्शाती है। देखिए, जब हम एंटरप्राइज स्केल पर लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं ना, तो पारंपरिक रिलेशनल डेटाबेस इस तरह के कॉन्टेक्चुअल या स्थानिक डेटा को प्रोसेस करने में बहुत धीमे होते हैं। लेकिन अपाचे कैसेंड्रा में जो ये वेक्टर सर्च की क्षमता जोड़ी गई है, वो इस पूरे तरीके को ही बदल देती है। ये फीचर डेटा को एक मल्टी डायमेंशनल स्पेस में रखता है। तो ठीक है, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब हम मल्टी डायमेंशनल स्पेस या वेक्टर डेटाबेस कहते हैं तो बहुत से लोगों को ये सिर्फ एक टेक बज़वर्ड लग सकता है। हाँ। मैं भी पहले यही सोचता था। हाँ, ये काफी आम है। मतलब हम जानते हैं कि वेक्टर डेटाबेस टेक्स्ट, इमेज और ऑडियो को एक तरह से गणितीय रूप में या नंबर्स में सेव करते हैं, लेकिन ये पारंपरिक डेटाबेस से इतने अलग कैसे हैं? ये जानकारी को प्रोसेस कैसे करते हैं? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा गणित के नजरिए से देखना होगा। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है एम्बेडिंग्स का महत्व। पारंपरिक डेटाबेस में हम सिर्फ एक शब्द या नंबर को मैच कर रहे होते हैं, जैसे किसी शहर का नाम ढूंढना हो। बिल्कुल। लेकिन वेक्टर एम्बेडिंग्स डेटा को सिर्फ शब्दों की तरह नहीं देखती, वो उसके पीछे छिपे अर्थ और समानता को समझती हैं, जिसे हम सिमेंटिक मीनिंग कहते हैं। मतलब कॉन्टेक्स्ट को समझना। हाँ, जब डेटा को एम्बेडिंग मॉडल से प्रोसेस किया जाता है तो वो उसे सैकड़ों डायमेंशंस वाले एक फ्लोटिंग पॉइंट एरे में बदल देता है। इस स्पेस में जो चीजें एक दूसरे के समान होती हैं, वे गणित के हिसाब से भी एक दूसरे के करीब होती हैं। अच्छा, तो हम कीवर्ड का सटीक मैच नहीं ढूंढ रहे? एकदम सही। हम मशीन से कह रहे हैं कि इस वेक्टर के सबसे नजदीकी वेक्टर्स ढूंढो। और यहीं पर अपाचे कैसेंड्रा और उसकी नई क्षमताएं काम आती हैं, जिसके बारे में कैसेंड्रा रीइमेजिन्ड लेख में बहुत अच्छे से बताया गया है। हाँ, कैसेंड्रा का वो नया रूप। हम जानते हैं कि कैसेंड्रा हमेशा से अपने बड़े पैमाने और भरोसेमंद डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के लिए जाना जाता था। जब भी किसी को बिना फेल हुए ग्लोबल डेटाबेस चाहिए होता था तो कैसेंड्रा पहली पसंद होता था। बिल्कुल। लेकिन पहले इसे एआई के लिए इतना अच्छा नहीं माना जाता था ना। मतलब डेटा को बाहर निकालकर एनालिटिक्स इंजन में डालना पड़ता था। हाँ, और वो बहुत जटिल होता था। डेटा पाइपलाइंस बनानी पड़ती थीं, लेटेंसी बढ़ती थी। लेकिन लेख बताता है कि अब ये सब बदल गया है, स्टोरेज अटैच्ड इंडेक्सेस या एसएआई की वजह से। ये एसएआई क्या है, थोड़ा समझाएंगी? जरूर। देखिए, एसएआई एक नई सुविधा है जिससे सिमिलैरिटी बेस्ड खोजना डेटाबेस के अंदर ही बहुत आसान हो गया है। मतलब समानता के आधार पर सर्च करना। अब एआई ऑपरेशंस के लिए डेटा को कैसेंड्रा से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। हमने कंप्यूट को ही डेटा के पास पहुंचा दिया है। डेवलपर्स के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। पर एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। कैसेंड्रा तो अपनी राइट स्पीड के लिए जाना जाता है ना, वो बहुत तेजी से डेटा लिखता है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम हर जगह इंडेक्स लगा रहे हैं तो क्या इससे कैसेंड्रा धीमा नहीं हो जाएगा? पारंपरिक इंडेक्सिंग तो हमेशा राइट ऑपरेशंस को धीमा करती है। ये बहुत ही वाजिब सवाल है और किसी भी इंजीनियर को यही लगेगा।
जो पुराने बी ट्रीज वाले इंडेक्स होते थे वो सच में सिस्टम को धीमा कर देते थे। लेकिन SRLI का डिजाइन बिल्कुल अलग है। जब नया डेटा मेमोरी में आता है तो SRLI भी उसी के साथ अपना इंडेक्स बना लेता है, और जब वो डिस्क पर सेव होता है तो इंडेक्स भी साथ ही सेव हो जाता है। अच्छा, मतलब उसे पूरे नेटवर्क को रोकने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। हर नोड अपना लोकल इंडेक्स खुद मैनेज करता है, इसलिए कैसेंड्रा तेज भी रहता है और वेक्टर सर्च भी कर पाता है। वाह, ये तो सच में शानदार है। तो चलिए, और यहाँ से बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हम इस तकनीक को उस 30 टन के ट्रक वाले उदाहरण पर लगाकर देखते हैं। ट्रकिंग रूट्स वाले वीडियो का उदाहरण। हाँ, उस वीडियो में इस भारी ट्रक के लिए रास्ता खोजना एक बहुत बड़ी चुनौती बताई गई है। उन्होंने इसे सुलझाने के लिए एक डेटा मॉडल दिखाया है। शुरुआत होती है एक टेबल से जिसका नाम है लोकेशन वेक्टर्स। लोकेशन वेक्टर्स टेबल? इसमें एक लोकेशन आईडी है, शहर का नाम है, और सबसे खास चीज एक 2D फ्लोट वेक्टर है। और यहाँ 2D वेक्टर्स का इस्तेमाल बहुत लॉजिकल है, क्योंकि हम जमीन पर किसी जगह की बात कर रहे हैं तो 2D वेक्टर किसी भी शहर के लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड को बहुत अच्छे से दिखा सकता है। अक्षांश और देशांतर। बिल्कुल। और जब ये डेटा इस टेबल में स्टोर हो जाता है तो हम उस पर वही स्टोरेज अटैच्ड इंडेक्स या SAI लगा देते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज बदल जाती है ना, हम पारंपरिक वेयर क्लॉज का इस्तेमाल नहीं करते। एकदम सही। आमतौर पे हम कहते हैं कि मुझे वो डेटा दो जहां शहर का नाम दिल्ली हो, पर वेक्टर सर्च में हमें निकटता ढूंढनी होती है। तो वीडियो में एक नया तरीका बताया गया है, ऑर्डर बाय के साथ ANN ऑफ क्लॉज। हाँ, ANN यानी अप्रॉक्सीमेट नियरेस्ट नेबर। जब आपके पास करोड़ों वेक्टर्स हों तो हर एक की सटीक दूरी नापना बहुत धीमा हो जाएगा। सिस्टम बैठ जाएगा। बिल्कुल। इसलिए ये एक अप्रॉक्सीमेट तरीका अपनाता है जो तेज भी है और सटीक भी। हम डेटाबेस को अपना 2D लोकेशन वेक्टर देते हैं और वो तुरंत सबसे करीबी शहरों की लिस्ट दे देता है। पर अब मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी कमी दिख रही है, और वीडियो में भी इसका मजाक के अंदाज में जिक्र किया गया था। ये 2D वेक्टर तो हमें दो शहरों के बीच की एकदम सीधी रेखा वाली दूरी बताता है ना? हाँ, जिसे यूक्लिडियन दूरी कहते हैं। मतलब जैसे कोई कौवा उड़ रहा हवा में एकदम सीधा। लेकिन हमारा 30 टन का ट्रक कोई कौवा तो है नहीं जो हवा में उड़ेगा। बिल्कुल नहीं। उससे तो पहाड़ों, नदियों और इमारतों के बीच से हाईवे के नेटवर्क पर चलना है। हाँ, और असली जिंदगी में ट्रकों के रास्ते सीधी रेखा में नहीं होते, तो ये 2D वाली अप्रोच तो यहाँ फेल हो जाएगी। और इसीलिए सिर्फ लोकेशन वेक्टर्स वाली टेबल काफी नहीं है। वीडियो में समस्या को सुलझाने के लिए एक और टेबल का इस्तेमाल किया गया है, हाईवे वेक्टर्स। हाईवे वेक्टर्स। और यहाँ चीजें थोड़ी तकनीकी हो जाती हैं। इस टेबल में 2D नहीं बल्कि 4D फ्लोट वेक्टर होता है। एक मिनट, 4D फ्लोट? 2D तो समझ में आता है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, पर एक हाईवे के लिए 4D वेक्टर की क्या जरूरत पड़ गई? मैं समझाती हूँ। देखिए, हाईवे का कोई भी हिस्सा सिर्फ एक पॉइंट नहीं होता, वो एक रेखा होती है जिसकी एक दिशा होती है। अच्छा। तो उस रेखा का एक शुरुआती पॉइंट होगा जिसके अपने 2 डायमेंशंस होंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। हाँ, ठीक है। और एक समाप्ति का पॉइंट होगा, उसके भी अपने 2 डायमेंशंस होंगे। जब हम इन चारों को मिला देते हैं तो हमारे पास एक 4D वेक्टर आ जाता है। ओह, समझ गया। मतलब हम पूरे हाईवे नेटवर्क को छोटे छोटे 4D सेगमेंट्स में तोड़ रहे हैं। बिल्कुल। ये 4D वेक्टर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि उस पूरी दिशात्मक रेखा को कैप्चर करता है। और फिर इस टेबल पर भी हम अपना इंडेक्स लगाते हैं। हाँ, और फिर सबसे सटीक रास्ता निकालने के लिए एक ANN कोसाइन बेस्ड क्वेरी चलाई जाती है। कोसाइन बेस्ड क्वेरी मतलब जो वेक्टर्स के बीच के एंगल को मापती है। एकदम सही। ये मापती है कि कौन सा हाईवे सेगमेंट हमारे लक्ष्य की दिशा में सबसे सही बैठता है। इससे हमें सिर्फ करीबी शहर नहीं मिलते बल्कि वास्तविक हाईवे सेगमेंट्स की एक पूरी लिस्ट मिलती है जो ट्रक को सबसे कम दूरी और कम ईंधन में मंजिल तक पहुंचा सके। हाँ, और ये सब डेटाबेस के अंदर ही मिली सेकंड्स में हो जाता है। ये तो सच में कमाल है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? अगर हमारे श्रोता सोचे कि उनके लिए क्यों जरूरी है, तो हम इसे आम जिंदगी से कैसे जोड़ेंगे? अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर के नजरिए से देखें तो इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। ये तकनीक सिर्फ ट्रक के रास्ते बताने तक सीमित नहीं है। वेक्टर सर्च की ये जो क्षमता है, ये आज के AI एप्लीकेशंस की रीढ़ बन चुकी है। जैसे कि AI चैटबॉट्स। बिल्कुल। चैटबॉट इसी के जरिए यूजर की बात का सही संदर्भ समझकर और भी ज्यादा सटीक जवाब दे पाते हैं। पुराने सर्च इंजन सिर्फ कीवर्ड मैच करते थे, पर अब सिस्टम आपके पूछने का इरादा समझता है।
और मुझे लगता है जो रिकमेंडेशन इंजन होते हैं जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर, वो भी तो यही इस्तेमाल करते होंगे। हाँ, वो लोगों की पसंद और उनकी हिस्ट्री का एक वेक्टर बनाते हैं और फिर उसे करोड़ों प्रोडक्ट्स के वेक्टर से मैच करते हैं। इसीलिए आज हमें इतने पर्सनलाइज्ड सुझाव मिलते हैं। और कैसेंड्रा रीइमेजिन्ड लेख में जेनरेटिव एआई के साथ इसके इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया है ना? बिल्कुल, जिसे हम रैग कहते हैं, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। हाँ, रैग ये बहुत चर्चा में है आजकल। जब आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल से कुछ पूछते हैं तो रैग आर्किटेक्चर सबसे पहले सवाल का वेक्टर बनाता है, फिर वो कैसेंड्रा जैसे डेटाबेस में सर्च करके सही जानकारी निकालता है ताकि एआई कोई गलत जवाब ना दे। जिसे हम एआई का हैलुसिनेशन कहते हैं, उसे रोकने के लिए। एकदम सही। और इसीलिए एक ऐसे डेटाबेस की जरूरत थी जो बहुत तेजी से वेक्टर सर्च कर सके और बड़े पैमाने पर काम कर सके, जो कैसेंड्रा अब कर रहा है। तो चर्चा को समेटते हुए मैं कहूंगा कि अपारंपरिक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जैसे अपना कैसेंड्रा और नई पीढ़ी के एआई वेक्टर सर्च का ये जो गठजोड़ है, ये तकनीक की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति है। इसमें कोई शक नहीं है। स्केलेबिलिटी, रियल टाइम परफॉर्मेंस और एआई की समझदारी के एक साथ आने से डेटा प्रोसेसिंग का एक नया और बेहतरीन युग शुरू हो रहा है, जहां जानकारी सिर्फ स्टोर नहीं होती बल्कि उसे गहराई से समझा भी जाता है। बिल्कुल। लेकिन इन सब बातों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा होता है। कैसा सवाल? देखिए, हमने देखा कि ये नए डेटाबेस वेक्टर सर्च के माध्यम से डेटा के संदर्भ को कितनी अच्छी तरह समझ सकते हैं और हाईवे के नेटवर्क जैसे जटिल रास्तों का विश्लेषण सेकंडों में कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या हम उस भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां डेटाबेस केवल हमारे पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देंगे, बल्कि किसी समस्या के उत्पन्न होने से पहले ही उसका समाधान प्रस्तुत कर देंगे? ओह, ये बहुत ही गहरा विचार है। प्रोएक्टिव डेटाबेस। हाँ, मतलब क्या हमारा डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य में अब मौसम के बदलाव या सप्लाई चेन की रुकावटों को देखकर हमारी जरूरतें हमारे बताने से पहले ही समझ जाएगा? ये सच में सोचने वाली बात है। और इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस तकनीक के आगे बढ़ने का सफर यकीनन बहुत ही रोमांचक होने वाला है।